वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपके लास्ट यूनिट की, दैट इज़ आपका इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड साथ ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट EIA, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। एंड ऑलरेडी मैंने आपको शो भी किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ देखिए, अगर मैं ये वाली यूनिट की बात करूँ, ये आपका लास्ट यूनिट है यहाँ पे। एंड जैसे ही आप अपना पेपर दे के आओगे, आप अपना रिव्यू दोगे कहाँ पे, जो हमारा Day 1 वाला वीडियो है, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, इस एक जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पे आप अपना रिव्यू दोगे कि आपने क्या सीखा यहाँ पे एंड आपका पेपर कैसा गया। क्योंकि डेफिनेटली आपका पेपर A क्लास जाएगा। एंड ये मैं गारंटी के साथ कहूँगा, क्योंकि जिस लेवल का मैंने पढ़ाया है, इस लेवल का आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरा यूट्यूब मैंने छांट के देखा है, पूरा रिसर्च करके देखा है इतने सालों से। 6-7 साल हो गए पूरा यूट्यूब पे काम करते हुए। सो इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। एंड साथ ही में आप कैसे मुझे हेल्प कर सकते हो, आपको अपने जूनियर्स जो कि अभी 11th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे एंड या फिर टेंथ का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनको हमारी चैनल सिंपली क्या करनी है, रिकमेंड करनी है। हमारा कंटेंट रिकमेंड करना है, चाहे आपका एडिशनल हो या फिर आपका फिजिक्स हो या फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, वट जो भी आपने हमसे सीखा है। क्योंकि वट एवर बी दी लेवल, अभी मतलब आने वाले 3-4 साल में अगर बोर्ड की लेवल हाई भी होती है, उतना हमने पढ़ाया हुआ है। चाहे आपका फिजिक्स हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर आपका इन्वायरमेंट हो, उतना तो आपका बोर्ड अभी उस लेवल को मैच नहीं कर सकता। नाउ देखिए, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहला ही टॉपिक। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहला टॉपिक यहाँ पे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर आपका है EIA 2 टॉपिक, फिर मेनली आपका यहाँ पे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन जिसमें एक्ट वगैरह आते हैं। नाउ देखिए, ये वाला जो वीडियो था, ये मतलब इसका जो पहला वीडियो था ऑलरेडी यूट्यूब पे था, उसको मैं रिमूव करूँगा क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा एडअप चीज़ें यहाँ पे की हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड साथ ही में आप मेंशन भी करना कि आप किस बैच से ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल 2025 2026, क्योंकि आने वाले बैच जो होंगे वो ये वीडियोस देखेंगे। नाउ अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इसका हिस्ट्री या फिर बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये कहाँ से आया, ये बेसिकली आया फ्रॉम 1983। कहाँ पे, जब 1983 में ब्रुटलैंड कमीशन आया, सो UN के द्वारा ये लाया गया था, तो तभी बेसिकली क्या आया, कॉन्सेप्ट किसका, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एंड जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट थी वो इसके बाद 4 साल बाद रिलीज़ होती है, क्योंकि रिपोर्ट जो स्टार्ट होती है 1983 में, बट रिलीज़ कब होती है, 1987 में। एंड इस रिपोर्ट के कारण हमारे पास फाउंडेशन बना किसका, यही रिपोर्ट हमारे पास फाउंडेशन बनी रियो अर्थ समिट 1992, या फिर जिसको आप इन शॉर्ट अर्थ समिट बोलते हो, 1992। सो बेसिकली देयरफॉर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ब्रुटलैंड कमीशन से आया। कब, 1987 में। एंड ब्रुटलैंड कमीशन जो था, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसको बोला जाता है ब्रुटलैंड रिपोर्ट, कब, 1987 में। फिर इसी रिपोर्ट के कारण हमारे पास यही रिपोर्ट फाउंडेशन बनी किसकी, जो अर्थ समिट हुई 1992 में, ये इसकी फाउंडेशन बनी। अच्छा, विच अल्टीमेटली लेड टू द क्रिएशन ऑफ UN कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड यही 1992 की अर्थ समिट फिर बेसिकली क्या बना, यही बेसिकली कारण बना किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, या फिर जहाँ से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। सो दो चीज़ें बेसिकली आप यहाँ से याद रखोगे, वन इज़ ब्रुटलैंड कमीशन या फिर ब्रुटलैंड रिपोर्ट, एंड साथ ही में अर्थ समिट। एंड साथ ही में डेट्स जो हैं ये भी आप यहाँ पे याद रखें, 1983, फिर 87, फिर 1992, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड बेसिकली ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है, आपकी बायो में भी होगा, आपने पढ़ा होगा कि अर्थ समिट कब हुई थी, 1992 में। नाउ थोड़ा और जानेंगे यहाँ पे अर्थ समिट के रिगार्डिंग। नाउ जो अर्थ समिट हमारे पास है, इसमें आपको 3 एग्रीमेंट मिलेंगे जो बेसिकली हमारे पास क्या है, लीगल बाइंडिंग। 2 आपको एडिशनल यहाँ पे मिलेंगे जो कि हमारे पास क्या है, नॉन लीगल बाइंडिंग। अच्छा, लीगल बाइंडिंग मतलब बेसिकली यहाँ पे कोर्ट कचहरी इन्वॉल्व होती है, यानी कि लीगली जो कंट्रीज आपस में होती हैं या फिर उनके जो बेसिकली लीडर्स होते हैं, उनमें ये लीगल बाइंडिंग बन जाती है। अच्छा, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, नॉन लीगल बाइंडिंग, यानी कि यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल
इंडिया को मर्जी आई, इसने मतलब ये वाला एग्रीमेंट तोड़ दिया, ये तोड़ सकता है क्योंकि ये नॉन लीगल बाइंडिंग है। लीगल बाइंडिंग में क्या होगा, जब तक ना प्रॉपर फॉर एग्जांपल टाइम फ्रेम होगा, अगर कोई बाइंडिंग इन्होंने बनाई 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर 15 ईयर्स के लिए, इस बाइंडिंग से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। सो 3 एग्रीमेंट इसमें है जो कि बेसिकली लीगल बाइंडिंग है अर्थ समिट के अंदर। क्या क्या, CBD, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सभी टर्म्स आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आपने पढ़ी भी हैं, क्योंकि आपने डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा यहाँ पे इस ये वाले इन्वायरमेंट में। सो CBD आपसे पूछ सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट में फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन 1-2 आपके एग्जाम में दिख जाते हैं हर साल। नाउ CBD की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सिंपली आपसे पूछ सकता है। एंड यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे पता चल रहा है ये किसके रिगार्डिंग है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के रिगार्डिंग। सो अर्थ समिट में 3 एग्रीमेंट बनाए गए जिनको लीगल बाइंडिंग बनाया गया। पहला CBD, अच्छा ये किसके रिगार्डिंग था, बायोडाइवर्सिटी लॉस के रिगार्डिंग। फिर UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अच्छा ये किसके रिगार्डिंग था, ये क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग था। फिर UNCCD, अच्छा इट इज़ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो आपने पढ़ा ऑलरेडी, डेजर्टिफिकेशन क्या होती है, अच्छा इट इज़ सिंपली रिलेटेड टू डेजर्टिफिकेशन। सो बेसिकली ये 3 एग्रीमेंट बनाए गए अर्थ समिट के अंदर, अच्छा इनको बनाया गया लीगल बाइंडिंग। नाउ फर्दर 2 एग्रीमेंट्स भी यहाँ पे बनाए गए, बट वो जो एग्रीमेंट्स थे वो हमारे पास यहाँ पे क्या थे, वो हमारे पास यहाँ पे थे नॉन लीगल बाइंडिंग। क्या थे, नॉन लीगल बाइंडिंग। इसमें हमारा एजेंडा 21 आता है एंड साथ ही में फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। नाउ चाहे फॉरेस्ट प्रिंसिपल हमारे पास हो या फिर एजेंडा 21, ये बेसिकली हमारे पास हैं, दीज आर सेट ऑफ रूल्स, अच्छा जिनको बेसिकली ग्लोबली फॉलो किया जाता है। अच्छा स्पेशली एजेंडा 21 की अगर मैं बात करूं, दीज आर सेट ऑफ रूल्स, अच्छा जिनको ग्लोबली हम फॉलो करते हैं ताकि हम अचीव करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अगेन यहाँ पे रूल्स होंगे बेसिकली किसके रिगार्डिंग, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 3 हमारे पास एग्रीमेंट, मेन एग्रीमेंट, फिर 2 एडिशनल एग्रीमेंट, वो हमारे पास क्या है, नॉन लीगल बाइंडिंग्स, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नाउ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। नाउ अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपली हमारे पास क्या है, यानी कि हमें अगर हम फॉर एग्जांपल आज कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई डेवलपमेंट आज के टाइम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2025 में हम अभी हैं, हमें ध्यान रखना है 2035 का भी या फिर फॉर एग्जांपल 2050 का भी, यानी कि जो चीज़ हम आज कर रहे हैं उसका आगे भी हमें ध्यान रखना है, यानी कि फ्यूचर को कंसिडर करके। सो यही बेसिकली जो हम डेवलपमेंट करेंगे आज के टाइम, हमें फ्यूचर का भी ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो दिस इज़ बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इट इज़ दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इसमें आप क्या करोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छा विच एम्स एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ both present as well as future generation without threatening natural environment। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई रोड बना रहे हो, आप कहीं पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपको इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करनी है डैम की। फॉर एग्जांपल आपको वाटर सप्लाई करनी है लोगों को या फिर इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करनी है डैम से, क्योंकि डैम हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपर्पज़। सो आपको आज का भी ध्यान रखना है एंड आने वाली जनरेशन का भी ध्यान आपको रखना है कि आने वाली जनरेशन पे इसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है इस पर इम्पैक्ट ना पड़े। सो ये चीज़ हमारे पास होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि एक तो हमें डेवलपमेंट भी करना है, दूसरा इन्वायरमेंट को थ्रेटन या फिर इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय भी नहीं करना है। सो अ बेटर फ्यूचर इज पॉसिबल, एक्ट नाउ, ये है नारा, आप इसको छोड़िए ना। एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताइए, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे, अच्छा हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। देखिए, इट हेल्प्स इन अचीविंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि लॉन्ग टर्म में, यानी कि आज से 10 ईयर्स बाद, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स बाद क्या होगा, हमारे पास इकोनॉमी ग्रोथ होगी, यानी कि पैसा काफ़ी ज़्यादा आएगा एंड लोग जो होंगे, यानी कि बेसिकली जो पुअरिटी होगी वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। फिर इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग अ बेटर लाइफ
फॉर प्रेजेंट एंड एज वेल एज फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट में जो लोग जी रहे हैं उनकी बेटर लाइफ का ध्यान हमें रखना है, साथ ही में जो फ्यूचर में हमारी जनरेशंस आएंगी उनको भी ये इंश्योर करेगा एक बेटर लाइफ। फिर इट लोअर्स द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बाय रिड्यूसिंग डिफरेंट पोल्यूशंस जो हमारे पास हैं, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वो जो पोल्यूशन हमारे पास हैं उनका इम्पैक्ट रिड्यूस करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस चीज़ का ध्यान रखता है कि वो जो चीज़ें हैं उनका इम्पैक्ट हमें रिड्यूस कर रहा है। फिर अच्छा, इट हेल्प्स इन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। एंड ये कब पॉसिबल होगा, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को फॉलो करेंगे। फिर इट हेल्प अस टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज अभी के टाइम हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग ओकर कर रही है, सो उसका इम्पैक्ट ये अगेन रिड्यूस करता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस किसके, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर हाउ वी कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, या फिर इको फ्रेंडली एंड रिसोर्स एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यानी इस हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है ताकि वो हमारे पास क्या हो, इको फ्रेंडली एंड रिसोर्स एफिशिएंट, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ की एंड हमने सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको यूटिलाइज किया, उनको ख़त्म किया, फ्यूचर के लिए कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, फिर फॉलोइंग 3R अप्रोच। 3R अप्रोच क्या हमारे पास है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी कि एक तो क्या करना है, रिड्यूस करना है, किसी भी इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है। फिर जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको क्या करना है, रीयूज़ करना है। एंड जो कचरा हमारे पास है उसको क्या करना है, उसको रिसाइकल करना है। सो ये हम रूल्स फॉलो कर सकते हैं ताकि हम अचीव करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इनको हमें क्या करना है, इनका एक्सेसिव यूज़ अवॉइड करना है। एंड कोशिश करनी है कि हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, या फिर जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे पास हैं उनका यूज़ करें। फिर प्रोटेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एट्सट्रा, जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट्स हैं, या फिर हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, या फिर रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना है। एंड साथ ही में हमारे अराउंड जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। फिर बेटर सैनिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, हमें कोशिश करनी है कि लोगों को क्या मिले, लोगों को क्लीन वाटर मिले। जब लोगों को क्लीन वाटर मिलेगा सो वो हेल्दी रहेंगे एंड उससे हम क्या अचीव कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर लिमिट पॉपुलेशन को क्या करना होगा, लिमिट करना होगा, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी जो रिसोर्स होंगे वो कंज्यूम होंगे। फिर एजुकेट, एम्पावर एंड इन्वॉल्व कॉमन पीपल इन डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स, जो कॉमन पीपल हमारे पास हैं उनको भी हमें इन्वॉल्व करना है, उनको एजुकेट करना है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हमारे पास हैं ये क्या होते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रोजेक्ट करना है उसमें भी जैसे फॉर एग्जांपल आगे आप देखोगे जब हम EIA करेंगे, EIA में हम क्या करते हैं, EIA में हम पब्लिक हियरिंग करते हैं, यानी कि जो लोकल पब्लिक होती है उनके हम रिव्यूज़ लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। सो कॉमन पीपल को भी आपको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना होगा या फिर एजुकेट करना होगा। सो ऐसे हम अचीव करेंगे क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ UN की तरफ से हमारे पास टोटल 17 गोल्स मेंशन किए गए हैं कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। मे बी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बताइए कितने गोल्स UN ने पब्लिश किए गए, UN के द्वारा पब्लिश किए गए हैं। सो दीज आर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG भी इनको बोला जाता है, SDG यानी कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या क्या हमारे पास है, आपको बस एक बार गो थ्रू करना है, सारे आपको याद नहीं रखना है बट दिमाग में थोड़ा बहुत रखना है। मे बी ऑब्जेक्टिव पूछे एंड ये भी पूछ सकता है कितने हैं 17 गोल्स, इनको याद रखना। नाउ देखिए, पहला नो पुअरिटी, यानी कि पुअरिटी बिल्कुल हमें ख़त्म करनी है, ज़ीरो हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए। फिर गुड वेलबींग, यानी कि हमारी हालत जो है वो अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी स्टेट में, कंट्री में लोग हेल्दी होंगे सो होगा क्या, वहाँ पे अल्टीमेटली मेडिसिन या फिर उस पर खर्चा नहीं जाएगा, मेडिकल पे खर्चा नहीं जाएगा। सो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ होगी, लोगों की इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगी। क्वालिटी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है, जेंडर इक्वालिटी
का ध्यान रखना है, क्लीन वाटर हमें देना है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हमें देनी है लोगों को, डिसेंट वर्क मिलना चाहिए, फिर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, फिर सस्टेनेबल सिटीज़ हमें बनानी है या फिर कम्युनिटीज़, फिर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हमें ध्यान रखना है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को भी, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हमें ध्यान रखना है। अच्छा, लाइव बिलो वाटर यानी कि बेसिकली हमारे पास जिसमें हाइड्रोस्फीयर हमारा आता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, लाइफ ऑन लैंड, सो लैंड के ऊपर जो हमारे पास लाइफ होती है इसका हमें ध्यान रखना है। फिर पीस एंड जस्टिस, अच्छा पीस एंड जस्टिस आप स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस यानी कि पीस एंड जस्टिस का भी हमें ध्यान रखना है। फिर लास्ट पे पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि अगर हमें अलग अलग कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप भी करनी पड़ी या फिर अलग अलग स्टेट्स के साथ हमें फ्रेंडशिप भी करनी पड़ी, किसके लिए, इन गोल्स को अचीव करने के लिए। सो टोटल गोल्स कितने हैं, 17। आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे डेफिनेटली, बट मे बी फ्यूचर में पूछे गए कभी, बस इतना याद रखना कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे पास हैं, 17। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास पोल्यूशंस हैं, वाटर, एयर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास, जो भी एक्ट हमारे पास हैं इनको यहाँ पे हम देखेंगे। वेट अ सेकंड, नाउ देखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 कब ये लागू आया, 1974 में। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, जो भी एक्ट हमारे पास है इनके डेट्स आपसे डेफिनेटली पूछता है एग्जामिनर। एक तो बेसिकली कि ये एक्ट क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर बेसिकली इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट पे यहाँ पे साइलेंट फीचर्स। तीनों एक्ट्स में ये आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। नाउ देखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, या फिर इन शॉर्ट वाटर एक्ट आप बोलोगे, कब आया, 1974 में। दिस एक्ट इज डिजाइंड विद एन ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिजर्वेशन एंड टू रेस्टोर होलसमनेस ऑफ वाटर बॉडीज बाय कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। यानी कि सिंपली ये एक्ट इसीलिए लाया गया ताकि हमें क्या करना है, हमें इंडिया में वाटर पोल्यूशन को क्या करना है, रोकना है, वाटर पोल्यूशन को रोकना है। एंड होलसमनेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर हमारे पास जहाँ पे भी है, चाहे लेक्स में है, अच्छा ओशंस में है, रिवर्स में है, एक्वीफर्स में है, डिचेस में है, जहाँ पे भी, या फिर वाटर कोर्सेज में है, जहाँ पे भी है उसको हमें पोल्यूशन फ्री रखना है। सो ये बेसिकली इसलिए लाया गया वाटर एक्ट, ताकि हम क्या करें, कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। फिर दिस एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब, 1974। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। फिर इस एक्ट के तहत 2 बोर्ड बनाएंगे, जैसे आपका बोर्ड है JK बोर्ड, या फिर आपका बोर्ड है बोपी, या फिर नीट वाला बोर्ड आपका है। सो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पे बोर्ड्स बनाए गए। एक तो सेंट्रल लेवल पे बोर्ड बनाया गया, दूसरा स्टेट लेवल पे बोर्ड बनाया गया। सेंट्रल लेवल पे जो बोर्ड हमारे पास है एक ही है, इट इज़ नोन एज CPCB। एंड स्टेट लेवल पे जो हमारे पास बोर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं SPCB। सो द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए। सो इसीलिए बनाए गए, फॉर एग्जाम्पल JK बोर्ड, आप दिमाग लगाइए, JK बोर्ड क्यों बनाया गया, ताकि 10th 11th 12th 9th 8th इन बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाए, इनको ध्यान रखा जाए, इनकी परफॉर्मेंस। सेम यहाँ पे भी क्या किया गया, यहाँ पे बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए। अच्छा, सेंट्रल लेवल पे CPCB एंड स्टेट लेवल पे SPCB, ताकि ये मॉनिटर करे, ये ध्यान रखे कि वाटर पोल्यूशन, ये किन पे ध्यान रखें, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान रखें, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ध्यान रखें, लोकेलिटीज़ के ऊपर ध्यान रखें कि पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। सो इसीलिए इनको बनाया गया। फिर द एक्ट कंटेन्स 8 चैप्टर्स एंड 64 सेक्शन। ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि इस एक्ट में आपको 8 चैप्टर्स एंड 64 सेक्शंस मिलेंगे। देन CPCB एंड SPCB आर स्टैचुरी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, स्टैचुरी बॉडीज, कौन, CPCB एंड SPCB। अच्छा, देन किस लिए इनको बनाया गया, स्टार्टिंग में ही आपने देखा, इनको वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए या फिर वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया। फिर बेसिकली इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इस एक्ट के तहत बेसिकली यहाँ पे बोर्ड्स बनाए गए। अच्छा, कंट्रोल बोर्ड, एक तो बेसिकली CPCB एंड दूसरा हमारे पास क्या बनाया गया, SPCB। समझ में आया। सो
दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर एक्ट 1974। आई होप आपको स्टार्टिंग में समझ में आया होगा। कब 1974 में, किस लिए, वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए। एंड इसके तहत हमारे पास 2 बोर्ड लाए गए, SPCB एंड CPCB, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल पे, 8 चैप्टर एंड 64 सेक्शन। समझ में आया होगा। एंड ये जो हमारे पास होती हैं, दीज आर स्टैचुरी बॉडीज़। स्टैचुरी मतलब सिंपली यानी कि जो हमारे पास लॉ वगैरह है उनके अंडर में आती हैं। फॉर एग्जांपल आगे आप देखोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई वाटर एक्ट को क्या करेगा, वायलेट करेगा, या फिर हमारे पास ईयर एक्ट को क्या करेगा, वायलेट करेगा, सो उनके ऊपर यहाँ पे उनको जेल भी हो सकती है या फिर उनको पेनल्टीज भी भरनी पड़ती है। सो बेसिकली लॉ के अंडर इन बॉडीज़ को बनाया गया, लॉ के तहत। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए सिंपल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। पहला, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। सो इस एक्ट का पहला मेन एम है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना इंडिया में। नेक्स्ट, मेंटेनिंग एंड रेस्टोरिंग ऑफ होलसमनेस एंड प्योरिटी ऑफ वाटर इन वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। हमारे पास जो भी अलग अलग सोर्स हमारे पास हैं, डिच हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, वाटर कोर्सेज हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ओशनस हो गए, उनमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास वाटर है उसकी प्योरिटी का हमें ध्यान रखना है। फिर द एक्ट एम्पावर CPCB SPCB टू एस्टैब्लिश एंड इन्फोर्स एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स फॉर फैक्ट्रीज डिस्चार्जिंग पोल्यूटेंट्स इन रिवर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इतने पोल्यूटेंट रिवर में दिख रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री के द्वारा यहाँ पे डाले गए। बट जो SPCB एंड CPCB है, इनका काम क्या है, इनको यहाँ पे इन जो फैक्ट्रीज हैं इनको स्टैंडर्ड्स बोलने हैं कि फॉर एग्जांपल आप इसमें डिस्चार्ज कर रहे हो सीवेज, फॉर एग्जांपल आप सीवेज डाल रहे हो रिवर में, वो अलाउ होता है। बट सीवेज जब आप डालोगे उसका BOD मेंशन किया जाता है बोर्ड द्वारा कि इसका BOD कितना होना चाहिए, तब आप ये सीवेज इसमें डाल सकते हो। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स मेंशन करने हैं कि फॉर एग्जांपल BOD हमें रखना है 100 mg/लीटर। अगर हमें सी में लेट मैं बोल रहा हूँ, अगर सी में हमें सीवेज को डंप करना है, उस सीवेज का BOD कितना होना चाहिए, 100 mg/लीटर। अगर उतना हुआ या फिर उससे नीचे, तब हम अलाउ कर सकते हैं कि हाँ डालिए, इस रिवर में सीवेज डालिए, ये उतना हार्मफुल नहीं होगा। अब अगर 100 से ज़्यादा BOD हुआ, 100 mg/लीटर, तब ये जो SPCB है या फिर CPCB, ये इनको अलाउ नहीं कर सकते हैं। सो प्रॉपर स्टैंडर्ड बोले जाते हैं कि इतना स्टैंडर्ड आपके पास है, आपका BOD 100 है, आपको क्या करना है, इससे नीचे अपना BOD रखना है। हाँ आइए आप डालिए यहाँ पे क्या डालना है, बट उसका BOD इतना होना चाहिए। सो यहाँ पे प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंशन करने हैं। फिर हमारे पास है साइलेंट फीचर्स। देखिए साइलेंट फीचर्स में क्या है, द एक्ट हैज़ डिफाइंड सर्टन टर्म्स। एक्ट ने डिफाइन किया है कि स्ट्रीम हम किसको बोलेंगे, आउटलेट हम किसको बोलेंगे, सीवर हम किसको बोलेंगे। सीवर मतलब जिसके थ्रू सीवेज जाती है, हमारे पास बताया हुआ है ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में, अलग हाँ यूनिट्स में। हमारे पास सीवर वो होते हैं, सीवर हमारे पास पाइप्स होती हैं जिनमें बेसिकली सीवेज आता है। सो बेसिकली इस लॉ ने इनको क्या किया है, अलग अलग टाइप से डिफाइन किया है, प्रॉपरली मेंशन किया है। द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड CPCB एंड SPCB। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो कंट्रोल बोर्ड इंडिया में बनाए गए हैं, ये किस एक्ट के तहत बनाए गए, ईयर एक्ट या फिर वाटर एक्ट। बताइए, वाटर एक्ट के तहत। अच्छा, द क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ बोर्ड मेंबर्स हैव बीन स्पेसिफाइड। यानी कि जो बोर्ड मेंबर होंगे CPCB एंड SPCB में, इनकी क्वालिफिकेशन, अच्छा इनके टर्म्स, कितने साल तक ये रहेंगे, कंडीशंस, अच्छा इनको क्या करना है, ये सभी मेंशन की गई हैं। फिर द पावर्स ऑफ बोर्ड मेंबर्स हैव बीन मेंशनड आल्सो। इनके पावर भी मेंशन किए गए हैं। फिर दिस एक्ट हैज़ स्पेसिफाइड पेनल्टीज ऑन इट्स वायलेशन। अगर फॉर एग्जांपल वाटर एक्ट वायलेट हो रहा है, कोई इंडस्ट्री इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल उनको बोला गया था कि आप सीवेज यहाँ पे डालिए, बट वो जो सीवेज है उसका BOD 100 से इक्वल और नीचे होना चाहिए। अब उन्होंने ऐसा सीवेज डाला जिसमें 300 यहाँ पे क्या है, 300 यहाँ पे BOD है, 300 mg/लीटर या फिर 300 ppm। अब होगा क्या, उनके ऊपर यहाँ पे फाइन डाला जाएगा या फिर पेनल्टी उनको डाली जाएगी। क्या, इम्प्रिजनमेंट, 3 मंथ्स का यहाँ पे उनको जेल हो सकती है, एंड साथ ही में 10,000 रुपीज़ फाइन। एंड अगर ये करने के बावजूद भी फर्दर ये वायलेट करते हैं, सो उनको एडिशनल हर दिन का ₹5,000 देना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में।
वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका वाटर एक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन हमने क्या देखा, क्या क्या चीज़ें इसमें, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमने देखे, फिर यहाँ पे हमारे साइलेंट फीचर्स। नाउ हमारे पास है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। नाउ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमारे पास है, चाहे सीपीसीबी हो एसपीसीबी हो, वो हमारे पास दोनों क्या है, स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बेसिकली लॉ के तहत इनको बनाया गया, इनको पावर दिया गया कि ये फॉर एग्जांपल अगर कोई इन रूल्स को वायलेट कर सकता है, ये उनके ऊपर पूरी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर दीज वायर फॉर्मड अंडर वाटर एक्ट 1974, इनको बनाया गया वाटर एक्ट के तहत 1974 वाला। नो सीपीसीबी एसपीसीबी, देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिस इज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो ये सेंट्रल लेवल पे काम करेगी, ये स्टेट लेवल पे काम करेगी। अगर सेंट्रल वाले को कुछ नीड होगी, ये किससे मांगेगा, ये बेसिकली स्टेट वाले से मांगेगा, क्योंकि सेंट्रल वालों को ज़्यादा पावर होती है। सो इट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट पोल्यूशन कंट्रोल, यानी कि जो सीपीसीबी बोर्ड है, दिल्ली में बोर्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी सेंट्रल में गवर्नमेंट होगी, फॉर एग्जांपल आज के टाइम बीजेपी है, ये इनको बताएगा या फिर अवेयर करेगा किसके रिगार्डिंग, यहाँ पे पोल्यूशन के रिगार्डिंग। फिर इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट बोर्ड्स, जो अलग अलग स्टेट बोर्ड है, फॉर एग्जांपल JNK का स्टेट बोर्ड, हिमाचल का स्टेट बोर्ड, हरियाणा का स्टेट बोर्ड, इनको ये क्या करेगा, आपस में कोऑर्डिनेट करेगा एंड इनकी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखेगा। इट प्लान्स नेशन वाइड प्रोग्राम्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, एंड नेशनल लेवल पे क्या किए जाएंगे, यहाँ पे प्रोग्राम्स हेल्ड किए जाएंगे, किनके द्वारा, सीपीसीबी द्वारा। फिर एसपीसीबी की अगर मैं बात करूँ, इट इम्प्लीमेंट्स इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस विद इन अ स्टेट। सो इनका काम है स्टेट लेवल पे लॉज को लागू करना। इट सप्लीमेंट्स दी सीपीसीबी इन इट्स वर्क। सो ये बेसिकली किसको सप्लीमेंट करेगा, ये बेसिकली सप्लीमेंट करेगा सीपीसीबी को, यानी कि हेल्प करेगा सीपीसीबी को। वेट अ सेकंड, माय नेफ्यू इज, जो मेरे नेफ्यू हैं, ही स्लीपिंग विद मी, एंड ये थोड़े बहुत नींद में डिस्टर्ब हो गए थे, इसलिए मैंने वीडियो पास किया। नाउ देखिए एसपीसीबी का काम क्या होगा। एसपीसीबी का सिंपली काम है कि ये सीपीसीबी को क्या करे, ये सीपीसीबी को सप्लीमेंट करें, या फिर जो भी चीज़ें स्टेट में हो रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन किनको दें, उसकी इन्फॉर्मेशन सीपीसीबी को दें। कौन, एसपीसीबी। नाउ आगे हम बात करेंगे ईयर एक्ट 1981 की। सो वाटर एक्ट हमने देखा, वाटर एक्ट फिनिश। नाउ हम बात करेंगे ईयर एक्ट की। ईयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। अच्छा, ये जो एक्ट है ना, दिस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड आफ्टर UN कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टॉकहोम। कब, 1972। 1972 बेसिकली जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये इसका बेस बनता है। किसका बेस यहाँ पे बनता है, ईयर एक्ट का बेस बनता है। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वायर गिवन पावर्स टू इन्फोर्स दिस एक्ट। यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि वाटर एक्ट के तहत बनाए गए, उनको यहाँ पे फर्दर पावर दी गई कि इस एक्ट को वो क्या करें, इस एक्ट को इन्फोर्स करें या फिर लागू करें। एंड दिस एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड इन 16 मई 1981। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाली, यानी कि ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो 1981 में बेसिकली इसको इन्फोर्स किया गया। नाउ यहाँ पे आपको 7 चैप्टर्स एंड 54 सेक्शंस मिलेंगे, वहाँ पे 8 एंड 64, यहाँ पे 7 एंड 54। नाउ दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड ट्वाइस। इस एक्ट को 2 बार अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस लाए गए। कब, 1987 एंड 2023 रिसेंटली। ये भी ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको डेट दिख रही है, दीज आर इंपॉर्टेंट, या फिर नंबर्स जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है। सो इसका मेन काम क्या होगा, ईयर पोल्यूशन को क्या करना, मॉनिटर करना, कहीं ये एक्सीड मत हो रहा है, या फिर ईयर क्वालिटी को मॉनिटर करना। एंड बेसिकली अगेन यहाँ पे सीपीसीबी एंड एसपीसीबी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये वाले एक्ट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ईयर पोल्यूशन रोकना। देखिए सिंपल। अच्छा, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ईयर, इनका काम ही है ईयर क्वालिटी को मेंटेन करना। साथ ही में सीपीसीबी एंड एसपीसीबी जो यहाँ पे वाटर एक्ट के तहत बनाए गए, इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ये है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ताकि ये क्या करें, बेसिकली इन्फोर्स करें इन लॉ, या फिर इस लॉ को इन्फोर्स करें। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स। द स्टेट शुड प्रिस्क्राइब emission standards for industries and automobiles after consulting the CPCB। यानी कि फॉर एग्जांपल JNK है, JNK में क्या है, यहाँ पे
फॉर एग्जांपल 2008 से पहले जो गाड़ियां हैं इनको बैन किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2008 से पहले जो भी गाड़ियां थी उनको क्या किया गया, यानी कि इससे पहले जो रजिस्टर हुई थी इनको क्या किया जाता है, बैन किया जाता है। सो बेसिकली जो इमिशन स्टैंडर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे बेसिकली स्टेट प्रिस्क्राइब करेगा, बट आफ्टर कंसल्टिंग सीपीसीबी, यानी कि ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कंसल्ट करेगा कि ऐसी ऐसी इस टाइप की गाड़ियां हमारे पास हैं, क्या हमें इनको बैन करना है। हाँ, ये बोलेंगे अगर हाँ तो ये इनको बैन करेंगे, या फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए ये रूल्स रखेंगे कि कितना आपको यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन करना होता है। हमारे पास होता है AIQ, एयर इंडेक्स क्वालिटी, या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ये एक इंडेक्स होता है जिससे हम बेसिकली पोल्यूशन मेजर करते हैं ईयर में। सो इनको बताया जाएगा इंडस्ट्रीज़ को कि इतना आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन करके रखना है। सो ये किनका काम है, बेसिकली दोनों बोर्ड्स का काम है यहाँ पे। अच्छा, फिर इट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट एयर पोल्यूटेड एरिया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर्स हैं, वो डेजिग्नेट करेगी कि ये जो एरिया है ये पोल्यूटेड है। फॉर एग्जांपल दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में स्पेशली गाजियाबाद वगैरह, ये वो जो एरियाज हैं वो हाईली पोल्यूटेड हैं, एंड ये स्टेट बोर्ड बताएगा कि ये एरिया जो है इसको हम डेजिग्नेट करते हैं ईयर पोल्यूटेड एरिया में। अच्छा, फिर एंड आल्सो प्रिस्क्राइब द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दीज एरियाज, एंड लोगों को बताया जाएगा कि आपको अपनी कार्स में किस टाइप का फ्यूल यूज़ करना है। सो हाइड्रोजन बस आपको रन करनी है या फिर कुछ और आपको रन करना है, यहाँ पे बताया जाएगा। फिर द कंसेंट ऑफ SPCB इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट सर्टन इंडस्ट्रीज लाइक एस्बेस्टॉस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम। बेसिकली यहाँ पे जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इनको काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिले हैं। सो एस्बेस्टॉस फैक्ट्री अगर आपके एरिया में चल रही है, सीमेंट फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, पेट्रोलियम फैक्ट्री, इनको क्या करना है, बेसिकली ऑपरेट करना है, इनको ध्यान में रखना है SPCB को कि कहीं ये जो पोल्यूशन लेवल या फिर इनको पहले ही यहाँ पे क्या किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स सभी चीज़ें पोल्यूशन के रिलेटेड या फिर एयर क्वालिटी के रिलेटेड इनको दिया जाता है कि चलिए आप फैक्ट्री लगाइए, आप सीमेंट बनाइए, फर्टिलाइजर्स बनाइए, बट जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आपको एक्सीड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा होगा। फिर दिस एक्ट हैज स्पेसिफाइड पेनल्टीज ऑन इट्स वायलेशन। अब अगर कोई इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री ज़्यादा धुआं यहाँ पे क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है, ज़्यादा धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ कर रही है, जितना उनको मेंशन किया गया था उससे ज़्यादा रिलीज़ कर रही है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही है, सो होगा क्या, उनको यहाँ पे क्या करना होगा, उनके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगाई जाएगी। अगेन 3 months का जेल, 10,000 रुपीज़ फाइन, बट यहाँ पे एडिशनल फाइन कितना लगेगा, 100 पर डे, यानी कि अगर फर्दर ये वायलेट करेंगे फिर 100 रुपीज़ पर डे अगेन वायलेशन चलती रहेगी। समझ में आया होगा। सो ये हो गया आपका ईयर एक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नाउ अगर हम EPA की बात करें, EPA जो लाया गया 1986, इसको बेसिकली लाया गया, इसका जो बेस बना वो बना भोपाल गैस ट्रेजेडी। कब, जो 2 and 3 यानी कि 2 and 3 दिसंबर 1984 में ऑकर करा। ये बेसिकली क्या बना, ये इसका बेस बना, किसका, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया पासड दिस एक्ट इन 1986 अंडर आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 के तहत ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अच्छा, इन वे का भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्योंकि हाल ही में उस टाइम भोपाल में क्या हुआ था, भोपाल में बेसिकली मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC क्या हुआ था, ये रिलीज हुआ था, एंड ये वाटर के साथ एक्ट करा था, एंड इसने वहाँ पे डेंजरस गैस बनाई थी, एंड यहाँ पे काफ़ी लोग मर गए थे। अच्छा, इट वॉज एनेक्टेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, जो 1981 यानी कि ईयर एक्ट का बेस बना। सो यहाँ पे ये जो बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, इसमें जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी 1972 में, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना था। अच्छा, फिर दिस
एक्ट कंटेन्स 4 चैप्टर्स एंड 26 सेक्शन। सो 4 चैप्टर एंड 26 सेक्शन, ये आपको याद रखना है तीनों में, कितने चैप्टर कितने सेक्शन। दिस एक्ट इज नोन एज अम्ब्रेला एक्ट। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है विच एक्ट इज नोन एज अम्ब्रेला एक्ट, या फिर YEPA 1986 इज नोन एज अम्ब्रेला एक्ट। रीजन बीइंग इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट विथ स्टेट गवर्नमेंट। ये बेसिकली ये एक्ट जो है ये एक फ्रेमवर्क बनाता है किसके लिए, जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या कर पाए, कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाए। सो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या फिर EPA 1986। नाउ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगेन। पहला ऑब्जेक्टिव टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम, यानी कि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। अच्छा, पोल्यूशन को क्या करना है, प्रिवेंट एंड कंट्रोल। अच्छा, फिर पब्लिक को इन्वॉल्व करना है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। पहला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, फिर पोल्यूशन को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करना, फिर लोकल पब्लिक को डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना। अच्छा, साथ ही में टू मैनेज हजार्डस सब्सटेंस। ये जो एक्ट है इसने हजार्डस सब्सटेंस को बार बार मेंशन किया, जो आपने लास्टली पढ़े पिछले यूनिट में। अच्छा, हजार्डस सब्सटेंस हमारे पास क्या होती हैं। सो इसने बोला इनको बेसिकली क्या करना है, इनको अवॉइड करना है। सो ये है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। नाउ साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, पहला साइलेंट फीचर इट सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास है, अच्छा हमारे पास NO2 है, हमारे पास CO है, इनके इनका यहाँ पे पूरा वैल्यू बताया जाता है कि SO2 कितना होना चाहिए, NO2 कितना होना चाहिए ईयर में। समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंशन किए जाते हैं। अच्छा, इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। अगेन जो हजार्डस सब्सटेंस हैं उनको प्रोहिबिट किया जाता है। अच्छा, जब तक ना एक इंडस्ट्री को प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे परमिशन दे, तब तक एक इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री उनका यूज़ नहीं कर सकती है। फिर इट एस्टैब्लिश्ड द रेगुलेटरी बॉडीज़, इसने रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई। अच्छा, लाइक SPCB या फिर SPCB के अंडर भी फर्दर बॉडीज़ यहाँ पे बनाई गई। अच्छा, जो कि आती हैं अंडर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि MOEFCC के अंडर वो इंडस्ट्रीज़ या फिर वो बेसिकली वो बॉडीज़ आती हैं जिनको बनाया गया ताकि वो रेगुलेट करें, कि देखें कि बेसिकली कहीं से ये चीज़ें वायलेट मत हो रही हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, या फिर हजार्ड सब्सटेंस खुद से कोई इंडस्ट्री यूज़ मत कर रही है। फिर EPA इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ EIA, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, EPA से आया। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। फिर अगेन सभी एक्ट्स में मेंशन किया गया है, अगर आप एक्ट को वायलेट करोगे आपको यहाँ पे पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। एक तो क्या, यहाँ पे 5 साल का जेल, फिर यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ फाइन, एंड अगर आपने फर्दर वायलेट कंटिन्यू किया आपको यहाँ पे 5,000 पर डे के हिसाब से फाइन चढ़ेगा। एंड मे बी इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए, MOEFCC क्या है, इट इज़ बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो ये हो गया आपका EPA भी। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपको याद रखने हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा, स्पेशली आपके इन्वायरमेंट है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, सभी इंपॉर्टेंट डे जो यहाँ पे है इनको मैंने सम अप किया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, फिर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। अच्छा, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। अच्छा, फिर वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। अच्छा, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। इन डेट्स को आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। वेट अ सेकंड, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पे EIA की। लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे इसमें बेसिकली EIA। नाउ देखिए EIA हमें क्यों कर रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए फॉर एग्जांपल हमें कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है लार्ज लेवल पे, या फिर डैम बनाना है कहीं पे, या फिर टनल बनानी है, ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, वटेवर जो भी चीज़ हमें बनानी है, हमें बेसिकली देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट हम करेंगे, ध्यान दीजिए EPA की रिक्वायरमेंट क्यों हमारे पास है, EIA। अच्छा, यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अच्छा, EPA मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसको आप छोड़िए, बार बार दिमाग में वही आ रहा है। नाउ देखिए
अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कहीं जो इसका जो साथ में हमारा इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नदी है, ये जो रिवर है, इसमें अलग अलग हमारे पास बॉडीज़ होंगी, मतलब अलग अलग लिविंग बींग्स होंगे, यहाँ पे प्लांट्स होंगे, एक्वाटिक लाइफ होगी, उनको यहाँ पे खतरा मत है, या फिर साथ में यहाँ पे जो फॉरेस्टर्स वगैरह हैं इनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब मत होगा। सो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें प्रोजेक्ट को करने से पहले देखनी है। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली EIA करना है। EIA मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। हमें यहाँ पे पूरी असेसमेंट करनी है। असेसमेंट मतलब प्रोजेक्ट से पहले, प्रोजेक्ट करने से पहले हमें बेसिकली प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपर स्केड्यूलिंग करनी है कि कल को जो हम प्रोजेक्ट करेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, इसका एडवर्स इफेक्ट तो मत होगा। एंड अगर इफेक्ट हुआ, हमें क्या क्या मिटिगेशन, क्या क्या मेजर्स लेने हैं उन इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। एंड अगर फर्दर वो इफेक्ट्स रिड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो हमें प्रोजेक्ट को अवॉइड करना है। समझ में आया होगा कि हमें EIA क्यों करना है। EIA की हेल्प से हम देखेंगे कि कहीं यहाँ पे खतरा तो मत है इन्वायरमेंट को। फिर अगर खतरा है, क्या हम इस खतरे को बेसिकली मिटिगेट कर सकते हैं। अगर मिटिगेट नहीं कर सकते तो हम ये प्रोजेक्ट अलाउ नहीं करेंगे। जो CPCB होगा या फिर इन्वायरमेंट असेसमेंट एजेंसी होगी IAA, वो ये प्रोजेक्ट को अलाउ नहीं करेगी। समझ में आ रहा होगा EIA की नीड हमारे पास क्यों है। अच्छा, नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये है JNK का एम्स, स्पेशली कहाँ पे, कश्मीर अवंतीपोरा में। एंड ये जो रोड आपको दिख रही है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये जो रोड है ना, इसका हमने प्रॉपर सर्वे किया था। दिस इज़ मी, आपका भाई यहाँ पे, एंड दिस आर माय फ्रेंड्स यहाँ पे। इसका प्रॉपर मतलब ये जो रोड है, इसका प्रॉपर हमने डिज़ाइन किया था। देखिए, डिज़ाइन ऑफ रोड, केस स्टडी ऑफ एम्स रोड इन कश्मीर। एंड ऑलमोस्ट हमें 6 to 8 मंथ्स लगे थे ये प्रोजेक्ट करने में। कब? 2018 में 6 to 8 मंथ्स हमें प्रॉपरली लगे थे। मतलब ऑलमोस्ट 10 आवर्स, 12 आवर्स दिन में हमें इसके ऊपर देने पड़ते थे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यूनिवर्सिटी निकलती है, यहाँ से आपका एम्स निकलता है। सो बेसिकली ये था तब का रोड या फिर तब की साइट। एंड अभी के टाइम आप देखिए क्या है यहाँ पे। सो देयरफॉर जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट करना है, हमें क्या करनी है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपर स्केड्यूलिंग करनी है। फिर देखना है इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें हमें देखनी है EIA के तहत। एंड ये जो चीज़ मैं बेसिकली आपको पढ़ा रहा हूँ अभी के टाइम, अगर आप देखोगे एक पोस्ट रिसेंटली आई थी JKSSB में टोटल ये आई हैं 18 पोस्ट्स। एंड ऑलमोस्ट 5,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा है। एंड जिन्होंने फॉर्म भरा है, एलिजिबिलिटी क्या है, MSc एंड PhD। किस में? साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया, जो भी सब्जेक्ट बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स को हैं, सो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, दे आर, मतलब उनकी एजुकेशन मुझसे ज़्यादा है, मुझसे बड़े हैं 8 ईयर्स, उनको मैं यहाँ पे ये कोर्स करा रहा हूँ। किसका? JKSSB फील्ड असिस्टेंट में भी आपको वीडियो दिखती होंगी, 799 में ये कोर्स मैं करा रहा हूँ। एंड आई एम दी ओनली टीचर इन JNK जो ये कोर्स करा रहा है। इसमें आप सिलेबस वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मिलेगा। ऑलमोस्ट इसके मैंने उनको 15 वीडियोज़ डालें। आप समझ सकते हो कि कितना डेप्थ में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको बस मतलब 5 मिनट का काम है या फिर 10-15 मिनट्स का काम है। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो होती हैं ना, दीज आर प्रैक्टिकल चीज़ें, इसलिए टीचर को पता होती है आपको कितना देना है। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, फॉर एग्जांपल EIS पढ़ाऊँगा, EA पढ़ाऊँगा, थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। आप बोलोगे ये तो बुक में है नहीं, बट मुझे पता है एग्जामिनर, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर है वो ये चीज़ डाल सकता है, क्योंकि आपकी बुक में कहीं पे होगा इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, कहीं पे टर्म आएगी, भले ही उसने डिफाइन ना किया हो, बट वो ये एग्ज़ाम में डाल सकता है। भले ही आपके सिलेबस में EIS ना हो, वो ये चीज़ डाल चुका है। सो टीचर को पता होता है क्या देना है क्या नहीं। एंड जो भी मैं कंटेंट देता हूँ, वेदर इट इज़ फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, या फिर आपका एडिशनल सब्जेक्ट, जो भी मैं देता हूँ, इट इज़ मोर देन सफिशेंट। उससे बाहर आपका एग्जामिनर नहीं जाएगा। मैं बेसिकली वर्स्ट को देखकर प्रिपेयर आपको कराता हूँ। सो आपको भी हमारी हेल्प करनी है। आपको जो अपने जूनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनको रिकमेंड करिए हमारा कंटेंट। नाउ EIA
EIA हमारे पास क्या होता है? देखिए, EIA हमारे पास है डिसीजन मेकिंग टूल। अभी मैं आपको बोल रहा था हमें कोई प्रोजेक्ट करना है, बट प्रोजेक्ट करने से पहले, अभी तो हमें प्रोजेक्ट नहीं करना है, पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है। 1-2 साल प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट आया यहाँ पे स्टार्ट हो गया, नहीं, पहले इसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। क्या होती है? प्रॉपर प्लानिंग होती है यहाँ पे। अच्छा, इट्स ए decision making tool to ensure that finite natural resource must be utilized within the carrying capacity of ecosystem to avoid its collapse. So हमें क्या करना है? हमें प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट करना है, हमें देखिए यहाँ पे हमने एम्स यहाँ पे बनाया। जब हमने यहाँ पे एम्स बनाया, हमें ध्यान रखना है यहाँ की टोपोग्राफी का, यहाँ पे फॉरेस्ट्स का ध्यान रखना है। अगर हम एम्स बनाएंगे, कहीं यहाँ पे फूड चेन या फिर इकोसिस्टम डिस्टर्ब मत हो, या फिर कहीं ये अर्थक्वेक जोन वाला एरिया ज़्यादा मत है जहाँ पे कल को वॉल्केनो वगैरह होगा। ये चीज़ें जो हैं इनका हमें ध्यान रखना है। या फिर इन्वायरमेंट पे इसका बैड इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कितने ट्रीज़ यहाँ पे कट होंगे। अगर ज़्यादा ट्रीज़ कट होंगे एंड फर्दर प्लांटेशन हम नहीं कर पाएंगे, फिर हम ये चीज़ें अलो नहीं करेंगे। या फिर किसी नदी नाले को इस प्रोजेक्ट से इम्पैक्ट तो मत पड़ेगा। सो ये चीज़ें हमें देखनी है स्टार्टिंग में ही। यही बेसिकली है EIA। ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है। आपको प्रोजेक्ट से पहले ही डिसीजन मिलता है कि हमें हाँ करना है कि नहीं करना है। आप एंड तक जब आपको जाओगे इस वाले टॉपिक में, आपको समझ में आएगा कि क्या हमें प्रोजेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। सो ये एक डिसीजन मेकिंग टूल आपके पास है जो आपको सजेस्ट करता है कि आप हाँ करिए ये प्रोजेक्ट, या फिर सजेस्ट करेगा नहीं आपको ये प्रोजेक्ट नहीं करना है। अच्छा, to ensure that finite natural resource must be utilized within the carrying capacity of the ecosystem। यानी कि जो भी आपके पास है, जो भी फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ पे आपको ब्रिक्स की नीड पड़ेगी, आपको यहाँ पे सैंड, अच्छा यहाँ पे सिल्ट वगैरह जो भी मटेरियल की नीड पड़ेगी, ऐसा मत हो कि आप यहीं से ये वाला जो माउंटेन है आप इसी को उखाड़ रहे हो अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए। सो ये सब चीज़ें जो है हमें इनका ध्यान रखना है। एंड कल को फ्यूचर में भी बेसिकली इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट जो लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास हैं, कहीं इनका हम खात्मा तो नहीं कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट करके। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू IAIA यानी कि इंटरनेशनल, दिस इज इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्होंने डेफिनेशन दी है किसकी? यहाँ पे EIA की। क्या? EIA इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर प्रिडिक्ट करना है, फिर इवेल्युएट करना है, फिर मिटिगेट करना है द बायोफिजिकल, सोशल एंड अदर रिलीवेंट इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रपोजल्स प्रायर टू मेजर डिसीजन बीइंग टेकन एंड कमिटमेंट्स मेड। यही मतलब क्या? यानी कि हमें देखना है एम्स बनाने से पहले, एम्स की यहाँ पे अगर आपको पता होगा, एम्स बेसिकली 2017 से इसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई, फिर 2019 या फिर 2020 से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। सो 2017 एंड 18 में बेसिकली क्या हुआ, स्पेशली 2018 में बेसिकली यहाँ पे पूरा देखा गया, सर्वे की गई, यहाँ पे EIA किया गया कि यहाँ पे ये जो एम्स हम बनाएंगे या फिर कहीं पे डैम बनाएंगे, इसके वर्स्ट इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, सो ये सब चीज़ें बेसिकली आती हैं किसमें? EIA में। सो आइडेंटिफाई करना, पहले आइडेंटिफाई करना, प्रिडिक्ट करना, इवेल्युएट करना, यानी कि इवेल्युएट करेंगे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या बैड इम्पैक्ट होंगे, फिर उनको मिटिगेट करना। फिर हमें देखना है हाँ अगर यहाँ पे ट्रीज कट होंगे, लेट देखिए फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट हमने किया, ये है उस टाइम, ये है उस टाइम की हालत, यहाँ पे ये है उस टाइम की हालत। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे बिल्डिंग्स, यहाँ पे अभी के टाइम बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी एम्स की, देखिए यहाँ पे इतने पेड़ पौधे हैं। सो अब ऐसा तो नहीं है कि एम्स हम नहीं बनाएंगे क्योंकि उसका अपना ही फ़ायदा होगा स्टेट को। सो हमें देखना है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हुए, क्या हम इन ट्रीज़ को कहीं और पे प्लांट कर सकते हैं? अगर हमारे पास साइट अवेलेबल है तो हाँ हम अलाउ करेंगे कि इन ट्रीज़ को आप कट करिए, यहाँ पे हम किसी और जगह नियर बाई जगह क्या करेंगे, इनको प्लांट करेंगे। सो ये सब चीज़ें हमें देखनी है, ये सब चीज़ें, दिस इज़ बेसिकली मिटिगेशन, यानी कि हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट हो। अच्छा, बायोफिजिकल, सोशल एंड अदर रिलीवेंट इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रपोजल, यानी कि जो हम डेवलपमेंट प्रपोजल, अभी हम खाली प्रपोजल ला रहे हैं, हम एम्स बनाएंगे, हम डैम बनाएंगे, हम ब्रिज बनाएंगे। अच्छा, प्रायर टू मेजर डिसीजन बीइंग टेकन, यानी कि मेजर, यानी कि अब हम अलाउ करेंगे कि हाँ अब बनना चाहिए।
सो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, EIA। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ EIA इज एन असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ए प्लानड एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट। यानी कि ये बेसिकली एक असेसमेंट होती है, यानी कि हम बेसिकली यहाँ पे फ्यूचर वाली चीज़ें देखना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक प्लानड एक्टिविटी की, यानी कि जो प्लानड एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कर रहे हैं, हमें देखना है कि कितने ट्रीज़ कट होंगे, क्या हमारे पास अल्टरनेटिव है कि इन ट्रीज़ को वहाँ पे हम ग्रो कराएं। सो ये सब चीज़ें आती हैं किसमें, EIA में। अच्छा, EIA इन इंडिया इज स्टैचुरली बैकड बाई EPA 1986। अगेन ये लॉ के तहत होती है, एंड इसको बैक कौन करता है, EPA 96, क्योंकि EPA 96 में हमने देखा उसका साइलेंट फीचर कि उसने आइडिया दिया या फिर कॉन्सेप्ट दिया किसका, EIA का। आगे हिस्ट्री ऑफ EIA देखिए, हिस्ट्री ऑफ EIA जल्दी जल्दी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे, मे बी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। EIA का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला, US से मिला। अच्छा, US के कौन से एक्ट से, नेपा, ध्यान रखिएगा, नेपा, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट नेपा 1969 में। अच्छा, फिर EIA को इम्पोर्टेंस मिली कब, ब्रोटलैंड रिपोर्ट 1987 के तहत, स्पेशली कहाँ पे, अर्थ समिट 1992 में। फिर इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया ने बेसिकली EIA एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया 1976-1977 में, स्पेशली जब इंडिया में इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट या फिर पीक पे थे, तब लोगों ने या फिर जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने फेल्ट किया नहीं, EIA की नीड हमारे पास है, क्योंकि उस टाइम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते थे ना इंडिया में, वो पीक पे थे, दामोदर वैली प्रोजेक्ट वगैरह वो पीक पे थे। वहाँ पे मतलब ऐसे ही इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था अपनी मर्जी पे। सो इसीलिए कंट्री ने उस टाइम फेल किया कि नहीं, हमें भी EIA की नीड है। एंड EIA में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जो प्रोजेक्ट है, इसको कोई करेगा, इस प्रोजेक्ट को, उसको बोला जाता है प्रोपोनेंट। क्या बोला जाता है, प्रोपोनेंट, यानी कि जो इस प्रोजेक्ट को करना चाहता है। फॉर एग्जांपल कोई फर्म हो सकती है, कोई मतलब बड़े लेवल का ठेकेदार हो सकता है, ऐसे आप मानिए कोई बिल्डर हो सकता है, वो है प्रोपोनेंट, जो चाहता है कि मैं ये काम करूं। नाउ इसको बेसिकली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एजेंसी IAA के साथ मिलकर ये आपस में देखते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट फीजिबल है कि नहीं है, बेसिकली हमारे पास। सो यहाँ पे आते हैं हम नीचे, ध्यान दीजिए। सो उस टाइम बेसिकली जो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट थे, जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो इकोसिस्टम को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर रहे थे। सो उस टाइम फेल्ट हुआ इंडिया में कि नहीं, हमें भी EIA लगाना है यहाँ पे। सो एट दी यानी कि हमें कब स्टार्टिंग में आइडिया मिला, 1976-1977 में, बट टिल 1994 इट लैक्ड लेजिस्लेचर सपोर्ट, यानी कि इसको लॉ का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा था, किसको, बेसिकली EIA को। फिर जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई इंडिया में 1984 में, अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट सेट अप EPA इन 1986। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया 1986 में EPA, वो तो आपने देखा। फिर ऑन 27 जनवरी 1994, अच्छा, जो हमारे पास यूनियन मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, इन्होंने क्या किया, अंडर बेसिकली EPA 1986 जो हमारे पास चीज़ें थी, इन्होंने EIA नोटिफिकेशन क्या की, इन्होंने EIA नोटिफिकेशन यहाँ पे बेसिकली मैंडेटरी बनाई, या फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पे जिसको हम EC बोलते हैं, मैंडेटरी बनाया इनके प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनके लिए आपको EC इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए ही चाहिए। किससे, CPCB से या फिर SPCB से आपको क्लियरेंस चाहिए। आपको वो एक यहाँ पे पेपर देंगे, इस पर लिखा होगा हाँ आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हो, आपको क्लियरेंस मिली। सो ये इन्होंने मैंडेटरी बनाया EIA कब, 1994 में, बस इतना याद रखिए। फिर हमारे पास है यहाँ पे एम्स, पर्पस या फिर बेनिफिट्स ऑफ EIA। देखिए क्या क्या है, इट प्रिडिक्ट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। देखिए इसका काम क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करना एट अर्ली स्टेज इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। जब हम प्लानिंग एंड डिज़ाइन ही कर रहे हैं, अभी हमने कंस्ट्रक्शन नहीं की, ध्यान दीजिए इस वाली फिगर के ऊपर। अभी फॉर एग्जांपल हम प्लानिंग ही कर रहे हैं, ये है एम्स की साइट, अभी हमने एम्स नहीं बनाया, अभी हम खाली प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग या फिर डिज़ाइन ही कर रहे हैं,
ये है डिज़ाइन प्रोजेक्ट हमारा या फिर प्लानिंग वाला। सो अभी हम खाली ये काम कर रहे हैं, अभी हमने कंस्ट्रक्शन नहीं की, कंस्ट्रक्शन को तो दूर की बात है। सो अभी तो हम उस स्टेज पे पहुँचे ही नहीं। सो हमें इसी स्टेज पे देखना है कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। सो इट प्रिडिक्ट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। अच्छा, फिर इट हेल्प अस टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन प्रोजेक्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट हमें करना ही करना है, सो हमें देखना है कि हमें अलग वेज यहाँ पे देखने, अलग ऑप्शन, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। अगर हम फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 करेंगे, इन्वायरमेंट में डिस्ट्रक्शन होगी, हमें देखना है कि ऑप्शन 2 हमारे पास है, अगर अवेलेबल है, एंड क्या इससे कम इफेक्ट हो रहा है। अगर कम इफेक्ट हो रहा है हम ऑप्शन 2 के थ्रू जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये क्या देता है, EIA, ये हमें बेसिकली अदर वेज देता है। फिर एम्स टू शेप प्रोजेक्ट टू सूट द लोकल इन्वायरमेंट है। अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट को प्रॉपरली शेप देता है कि वो लोकल इन्वायरमेंट को सूट करे। यानी कि अगर डैम हम बनाएंगे, डैम हमें ऐसा बनाना है कि जो वाटर बॉडी है या फिर एक्वेटिक लाइफ है उसको भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। फिर इट रिप्रेजेंट्स द प्रिडिक्शंस एंड ऑप्शंस टू डिसीजन मेकर्स। जो डिसीजन मेकर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास CPCB होगा, हमारे पास EMP लास्ट पे होगा, मैनेजमेंट वाली टीम होगी हमारे पास फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल लिस्ट्स होंगे, हमारे पास SPCB होगा, हमारे पास इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एजेंसी होगी। ये क्या है, दीज आर डिसीजन मेकर्स। ये क्या है, डिसीजन मेकर्स। एंड यहाँ से हमारा प्रोपोनेंट होगा, एंड साथ ही में यहाँ पे पब्लिक हियरिंग भी होती है। ऐसा नहीं कि लोगों के बगैर ये काम होता है, पब्लिक हियरिंग भी होती है, लोग भी होंगे। सो दीज आर डिसीजन मेकर्स। ये देखेंगे कि ये जो प्रोपोनेंट कोई प्रोजेक्ट ला रहा है, क्या ये सही है इन्वायरमेंट के लिए या नहीं, क्या इसके बेनिफिट से ज़्यादा इम्पैक्ट्स होंगे, एडवर्स इम्पैक्ट्स। सो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। किसकी हेल्प से आपको ये चीज़ें मिलेंगी, EIA की मदद से। EIA आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा, प्रोजेक्ट के बारे में बिट बाय बिट इन्फॉर्मेशन देगा। सो फिर इट हेल्प अस टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। सो साथ ही में कॉस्ट एंड टाइम ड्यूरेशन जो है ये भी रिड्यूस कर देता है ये। अच्छा, नोट, बाय यूजिंग EIA बोथ इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स कैन बी अचीव्ड। क्योंकि हमारे पास जब EIA हम करेंगे कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। सो इकोनॉमी भी हमारी बचेगी एंड साथ ही में इन्वायरमेंट भी हमारा बचेगा। सो EIA में 2 बेनिफिट्स हैं, एक तो पैसा भी बचेगा, दूसरा इन्वायरमेंट भी बचेगा। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA। देखिए, ऑब्जेक्टिव ये तो हो गए हमारे पास, एम्स या फिर आपको बोलेगा पर्पस या फिर बेनिफिट, जो भी बोले आपको ये लिख के आना है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA। देखिए, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए इमीडिएट यानी कि जो हमारे पास जल्दी जल्दी हमें लेने हैं, टू अंडरस्टैंड द पॉसिबल इम्पैक्ट। यानी कि पहले ही हमें देखना है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, डैम बनाएंगे, रोड बनाएंगे, इसके क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जंगल है, जंगल के थ्रू हम रोड बनाएंगे, मतलब ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ पे। पहली बात तो अगर हमें रोड लेना है, हमें ट्रीज कट करने होंगे। सो ये पहला ही पॉसिबल इम्पैक्ट है। अच्छा, साथ ही में चाहे पॉजिटिव इम्पैक्ट है या फिर नेगेटिव, दोनों को हमें देखना है। अच्छा, फिर टू एसेस द पोटेंशियल लॉस और डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल हैबिटेट एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स। बायोडाइवर्सिटी में कितना लॉस या डैमेज हो सकता है, नेचुरल हैबिटेट जो फॉरेस्ट्स जंगल वगैरह हैं उनमें कितना लॉस हो सकता है, कल्चरल हेरिटेज साइट तो मत कहीं पे आ रही है, उसको कितना लॉस हो सकता है, ये चीज़ें हमें देखनी है। अच्छा, टू प्रमोट पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड मेड पब्लिकली एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट यानी कि हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन करानी है। अगर कोई प्रोजेक्ट कराना है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो जो फॉर एग्जांपल कोई टीम वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रही है ना, इंजीनियरिंग की टीम, वो उनको रोक सकते हैं, बताइए आप क्या करना चाहते हो यहाँ पे। सो हमें क्या करना होता है, इसीलिए पब्लिक को भी क्या करना है, फॉर एग्जांपल पूरी पब्लिक नहीं, मतलब 2-3 लोग, गांव का सरपंच हो गया या फिर कोई पढ़ा लिखा बंदा हो गया, इन्वायरमेंट के बारे में जिसको इन्फॉर्मेशन होगी, इनको लिया जाता है वहाँ पे। क्लियर। साथ ही में एक DC होता है, नियर बाई DC या फिर SHO होता है, इनको लिया जाता है। प्रैक्टिकल में आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ें होती हैं। सो इनको लिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, ताकि जो लोकल लोग हैं कल को ये प्रोजेक्ट ना रोकें, ये इनिशियली बताएं कि हाँ, हम बेसिकली हमें उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर क्योंकि जो लोकल्स होते हैं उनको सब पता है कि हम अगर वाटर बॉडी है, हम इसका पानी पी रहे हैं, ये भी डैमेज नहीं होनी चाहिए, या फिर अदर बेनिफिट्स लोगों को पता होते हैं लोकली। फिर
लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्केप फ्रॉम इरिवर्सिबल डैमेज टू इन्वायरमेंट। अभी मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो ये हमारे पास है लैंड, हम इसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, हमें ये पता चल रहा है कि नहीं यहाँ पे डैमेज होगा, सो हम दूसरा वे फाइंड करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का। अब अगर हमने यहाँ पे मिटिगेट किया इस चीज़ को, यानी कि हमने अलग वे निकाला बिल्डिंग बनाने का, बट हमें ये तो नहीं हमें ये देखना है कि कल को ये जो इम्पैक्ट था, जो हमने जिसका हमने यहाँ पे दूसरा वे निकाला, क्या ये इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा? अगर यहाँ पे भी आ रहा है तो हमें इसको क्या करना है? हमें इसको इग्नोर करना है, हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। इसी को बोला जाता है इरिवर्सिबल डैमेज, यानी कि जो बार बार चीज़ हो फ्यूचर में, बार बार चीज़ हो। अच्छा, फिर टू इंक्रीज द सोशल डायमेंशंस ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग द सेंटिमेंट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। इनके लॉन्ग टर्म में आपको सोशल डायमेंशंस भी देखने होते हैं, आपको लोगों के सेंटिमेंट्स, यानी कि कहीं यहाँ पे हेरिटेज साइट या फिर रिलीजियस साइट तो बीच में नहीं आ रही है, सो लोगों के सेंटिमेंट्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे या फिर डिस्टर्ब होंगे, लोगों की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा एंड सेफ्टी का। सो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ EIA। एलिमेंट्स यहाँ पे काफ़ी हैं, स्क्रीनिंग, अच्छा स्कोपिंग, अलग से स्कोपिंग आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए स्कोपिंग, या फिर स्क्रीनिंग भी कभी कभार अलग से पूछा जा सकता है। फिर बेस लाइन डेटा कलेक्शन, इम्पैक्ट एनालिसिस हमारे पास, फिर असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड मिटिगेशन, फिर रिपोर्टिंग हमारे पास, फिर रिव्यू ऑफ EIA, फिर EMP हमारे पास। सो ये हमारे पास है 8 स्टेप्स बेसिकली यहाँ पे, इसमें एलिमेंट्स के अंदर। पहला जो एलिमेंट हमारे पास है इट इज़ स्क्रीनिंग। सो वेट सेकंड, टाइम हम देख लेते हैं। 18% बैटरी, टाइम कितना हुआ? 1:42 रात के। सो नाउ देखिए, स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें, स्क्रीनिंग में हमें क्या करना है? बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। स्क्रीनिंग में हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, यानी कि हमें देखना है स्क्रीनिंग के टाइम कि क्या ये प्रोजेक्ट फीजिबल है कि नहीं है। अच्छा, वेदर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट रिक्वायर्स EIA और नॉट, या फिर जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें EIA की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप अपना घर बना रहे हो, यहीं पे सिंपली मैं आपको बोलूँगा, आप अपना घर बना रहे हो, आप घर बना रहे हो, मतलब एट मैक्स घर जो होता है 4 से 5 मरला में बन जाता है, MARLA, मरला में, इतने मरला में घर बन जाता है अच्छा खासा घर। 5 मरला में तो बड़ा घर बन जाता है, या फिर 5-6 मरला में। सो आप घर बनाओगे, क्या इसके लिए भी EIA करना पड़ेगा? नहीं भाई साहब, इसके लिए EIA नहीं करना पड़ेगा। या फिर कोई लोकल रोड निकल रहा है, या फिर कोई स्कूल बिल्डिंग बन रही है, क्या इसके लिए EIA करना पड़ेगा? जी नहीं। लार्ज लेवल पे देखा जाता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल एम्स बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, कोई बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, यहाँ पे इनके लिए EIA ज़रूरी होता है। पहले हमें देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या इस प्रोजेक्ट के लिए EIA रिक्वायर है कि नहीं है। हमें कोई छोटा मोटा, एक तो होता है ब्रिज, दूसरा होता है कलवर्ट होता है छोटा मोटा ब्रिज। क्या अगर यहाँ पे छोटा मोटा ब्रिज है, क्या उसके लिए हमें EIA करना पड़ेगा? जी नहीं, क्योंकि इसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। यहाँ पे लेक्स एंड करोर्स ऑफ मनी यहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है। सो देयरफॉर हमें पहले देखना है, स्क्रीनिंग करनी है कि हमें, स्क्रीनिंग मतलब प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग करनी है, किस प्रोजेक्ट की हमें EIA, किस प्रोजेक्ट के लिए EIA करना है, किस लिए नहीं करना है। यही है स्क्रीनिंग हमारे पास, समझ में आया होगा। इन शॉर्ट, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया डिपेंड्स अपॉन, समझिए यहाँ पे स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कितने स्केल का, क्या ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्या ये 5 लाख का प्रोजेक्ट है। अगर 5 लाख का होगा हम EIA नहीं करेंगे, अगर ये 500 करोड़ का होगा, 5 करोड़ का होगा, हमें EIA करना ही करना है। सो समझ में आ रहा होगा। सो स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका बेनिफिट क्या होगा। एम्स हम बना रहे हैं, कश्मीर के लोगों को बेनिफिट क्या मिलेगा। डैम हम बना रहे हैं, इसका हमें अगर लॉन्ग बेनिफिट्स हैं या फिर बड़े बेनिफिट्स हैं तब EIA तो ज़रूरी है। फिर लोकेशन, प्रोजेक्ट की लोकेशन इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल डैम रिवर पे बन रहा है, सो या फिर कहीं फॉरेस्ट में कोई फैक्ट्री बन रही है, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए लोकेशंस होती हैं जहाँ पे इकोसिस्टम या फिर जो भी एक्वेटिक लाइफ हो वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो ये हो गया स्क्रीनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, स्क्रीनिंग क्या है। फिर है यहाँ पे स्कोपिंग। स्कोपिंग देखिए, अलग से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद लास्ट ईयर या फिर उससे पहले। अच्छा, डिस्कस द स्कोप ऑफ EIA, तब आप ये चीज़ें लिखोगे। स्कोपिंग में क्या होता है हमारे पास, द की इश्यूज एंड इम्पैक्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव आया था लास्ट ईयर। की इशू एंड इम्पैक्ट किस
एलिमेंट या फिर स्टेप में हम डिस्कस करते हैं। सो आप लिखोगे स्कोपिंग के टाइम की इशूज एंड इम्पैक्ट शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड या फिर डिस्कस्ड। इनको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, किनको, की इशूज या इम्पैक्ट्स को। अच्छा, द स्कोप ऑफ EIA इंक्लूड्स क्या क्या, आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर प्रिडिक्ट करना कितना हो सकता है, फिर इवेल्युएट अगर होगा कितना होगा, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट का खाली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होगा बल्कि इकोनॉमिक भी होगा, सोशल इम्पैक्ट भी होगा, लोगों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कल्चरल हेरिटेज साइट है कोई, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, आल्सो डिफाइन इज बाउंड्री एंड टाइम लिमिट ऑफ स्टडी। सो ये जो स्कोपिंग है ना, ये बाउंड्री एंड टाइम लाइन ऑफ स्टडी को भी क्या करता है, डिफाइन करता है। यानी कि बाउंड्री मतलब किस लेवल तक हमें जाना है, किस लेवल तक प्रोजेक्ट जाएगा, एंड हमारे पास टाइम लाइन दी जाती है कि जो हम EIA करेंगे बेसिकली कितने टाइम तक हमें EIA करना है। फिर इट इज़ डन बाय अ कंसल्टेंट इन कंसल्टेशन विथ प्रोजेक्ट प्रपोनेंट। एक कंसल्टेशन यहाँ पे आ जाता है जिसको इन्वायरमेंट की नॉलेज होती है। सो ये बेसिकली यहाँ पे आता है एक कंसल्टेंट, इंजीनियर हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है। ये बेसिकली आएगा प्रोजेक्ट प्रपोनेंट से बात करेगा। बेसिकली ये जनरली मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही ज़्यादातर होता है। सो ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट प्रपोनेंट जो होगा हमारे पास, प्रोजेक्ट प्रपोनेंट मतलब जो प्रोजेक्ट करना चाहता हो, हु वांट्स टू डू प्रोजेक्ट, हु वांट्स टू डू प्रोजेक्ट, दैट इज प्रोजेक्ट प्रपोनेंट, जो प्रोजेक्ट करना चाहता है। इसको क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। अच्छा, क्योंकि प्रोजेक्ट प्रपोनेंट जो है ये इसको बताएगा स्टार्टिंग में ही मुझे क्या क्या करना है। डैम जब मैं बनाऊंगा, मेरा एम एंड डिज़ाइन इसमें क्या है, मतलब मेरी प्लानिंग क्या है, मैं क्या क्या चाहता हूँ, कितना एरिया मुझे इन्वॉल्व करना है। सो ये डिस्कस करेगा किसके साथ, कंसल्टेंट के साथ। समझ में आया होगा। एंड अगर फर्दर इनको गाइडेंस की नीड पड़ेगी, यहाँ पे एक एजेंसी हमारे पास होती है, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। सो ये इनको क्या करेगी, ये इनको गाइड करेगी। समझ में आया होगा। कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट प्रपोनेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, ये तीन आपस में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। समझ में आया होगा। एंड ये बेसिकली किसके अंदर आता है, स्कोपिंग के अंडर यहाँ पे आता है। अच्छा, इट हेल्प्स इन सेटिंग द बेस लाइन। साथ ही में ये बेस लाइन सेट करेगा कि जब आप कोई प्रोजेक्ट करोगे, बेस लाइन मतलब फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप होगी। इंडस्ट्री यहाँ से बेसिकली यहाँ से धुआं तो निकलेगा, बट इंडस्ट्री को बताया जाएगा कि आप इतना धुआं या फिर इससे ज़्यादा आपको इतनी एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। सो दैट इज़ बेस लाइन। अच्छा, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स टू प्रपोज्ड एक्शन। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डैम नहीं बनाएंगे, सो फर्दर अगर डैम की नीड है बट इस साइड पे अगर हम बनाएंगे यहाँ पे ज़्यादा डैमेज होगा, सो हमें फर्दर दूसरा ऑप्शन भी देखना है। ये भी आपको स्कोपिंग में पता चलेगा कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि नहीं है। नेक्स्ट इज बेस लाइन डेटा कलेक्शन। बेस लाइन डेटा कलेक्शन मतलब इट डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल स्टेटस। यानी कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अवंतीपोरा में एम्स बनाना है या फिर कहीं और पे फैक्ट्री बनानी है, पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, एंड जब यहाँ पे फैक्ट्री बनेगी उसके कारण कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज बेस लाइन डेटा। फिर इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना होगा इस प्रोजेक्ट का, हाउ मच इम्पैक्ट, कितने लेवल का इम्पैक्ट हो सकता है। फिर क्योंकि इम्पैक्ट जो होता है 100% एक्यूरेसी से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सो इसलिए बेसिकली इम्पैक्ट एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो पहले हमारे पास स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग, फिर हमारे पास, अरे यार किधर गया, अच्छा ये इधर आया, हाँ ध्यान दीजिए, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, फिर अरे यार बेस लाइन, हाँ देखिए, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, फिर बेसलाइन डेटा कलेक्शन, फिर इम्पैक्ट एनालिसिस, जिसमें हम इम्पैक्ट देखेंगे ईयर के ऊपर, नॉइज़ पोल्यूशन मत होगा, वाटर पोल्यूशन, लैंड यानी कि सॉइल पोल्यूशन, बायोलॉजिकल इम्पैक्ट मत होंगे। ये चीज़ें हमें देखनी है इम्पैक्ट एनालिसिस में।
सो आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। सो पहला स्क्रीनिंग, यानी कि क्या EIA करना ज़रूरी है कि नहीं, यानी कि हमें देखना है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, जहाँ पे मैंने अलग अलग ऑप्शन आपको या फिर क्राइटेरिया बोली। फिर स्कोपिंग में हमें देखने हैं की इश्यूज या फिर इम्पैक्ट्स। अच्छा, फिर आइडेंटिफाई करना होगा, प्रिडिक्ट करना होगा, इवेल्युएट करना होगा सभी इम्पैक्ट्स को। फिर यहाँ पे बाउंड्री एंड बेसिकली टाइम लाइन जो है उसके तहत हमें जाना पड़ेगा। कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट प्रपोनेंट, IA, यानी कि ये तीन बेसिकली क्या करेंगे, ये बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास किस लेवल की यहाँ पे हमें किस लेवल का स्कोप है, या फिर बेसिकली प्रपोनेंट अपनी चीज़ें रखेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, कंसल्टेंट वो चीज़ें नोट करेगा। फिर वो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी के पास जाएगा, उनको बोलेगा भाई साहब ये चीज़ करना चाहता है। फिर इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी बोलेगी ये हम एलो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसने बोले 4 ऑप्शन, ये बोलेंगे 3 हम एलो करेंगे, 1 नहीं। सो इस हिसाब से काम चलता है। फिर इम्पैक्ट एनालिसिस तो आपको समझ में आया। फिर असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड मिटिगेट मेजर्स। अब फॉर एग्जांपल जो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है उन्होंने बोला इस प्रोजेक्ट के काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं, ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अल्टरनेटिव्स एंड मिटिगेशन मेजर्स, कि हमारे पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन तो है। फिर मिटिगेशन, अगर इम्पैक्ट है उसको क्या हम मिटिगेट कर सकते हैं, क्या रिड्यूस कर सकते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। सो वंस अल्टरनेटिव्स हैव बीन रिव्यूड, यानी कि जब हमने 2 ऑप्शन देखें, मिटिगेशन प्लान शुड बी ड्रॉन अप फॉर द बेस्ट सेलेक्टेड ऑप्शन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 ऑप्शन आए कि रिवर में लोकेशन 1, लोकेशन 2 एंड लोकेशन 3, मुझे ऑप्शन आया कि 1 पे मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट है, 2 पे थोड़ा कम इम्पैक्ट है, 3 पे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, जो बेस्ट सेलेक्टेड ऑप्शन मेरे पास है, जो बेस्ट सेलेक्टेड साइट मेरे पास है, इसी के हिसाब से मैं अब चलूँगा आगे जाकर। सो बेस्ट सेलेक्टेड ऑप्शन इज़ सप्लीमेंटेड विद एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। सो यही जो मैंने तीनों में से ये ऑप्शन सेलेक्ट किया कि फॉर एग्जांपल मैं साइट 3 पे क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन करूँगा। यहाँ पे इस पोर्शन में या फिर इस स्ट्रेच में ज़्यादा डैमेज नहीं होगा इन्वायरमेंट को। सो बेसिकली अब इसी के तहत मैं बनाऊँगा एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। समझ में आया होगा। टू गाइड प्रपोनेंट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट्स। सो इस प्रपोनेंट जो ये प्रोजेक्ट करना चाहता है इसको हम फर्दर गाइड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, मिटिगेशन आर द एक्शंस टू रिड्यूस एंड अवॉइड द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये आप इसमें कट कर सकते हो। सिंपली मिटिगेशन की डेफिनेशन है कि मिटिगेशन है क्या। मिटिगेशन आर द एक्शंस, अच्छा, टू रिड्यूस एंड अवॉइड द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को आप कम करते हो। ये आप इसमें कट करना, दिस इज डेफिनेशन, आप छोड़िए। अच्छा, रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, जब हमने मिटिगेशन भी देखा, अल्टरनेटिव भी देखा, इसके बाद है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या होता है, EIA रिपोर्ट should provide clear information to the decision maker on the different environmental scenarios with the project and with प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव्स। यानी कि जो हमें इनिशियली प्रोजेक्ट मिला था कि हमें लोकेशन 1 पे करना है, फिर हमें पता चला कि 1 पे ज़्यादा खतरा होगा, हम नहीं कर सकते, 2 पे थोड़ा कम खतरा, 3 पे खतरा नहीं है। सो बेसिकली EIA जो है ये मुझे प्रॉपर मुझे मेरे पास प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए कि लोकेशन 1 पे हम क्यों नहीं करेंगे, एंड अगर मैंने कोई और लोकेशन सेलेक्ट की है वहाँ पे हम क्यों करेंगे। यानी कि EIA शुड गिव मी प्रॉपर क्या क्लियरिफिकेशन कि वाई लोकेशन A पे नहीं करना है, लोकेशन 3 पे करना है। समझ में आ रहा होगा। स्पेशली किनको, डिसीजन मेकर कौन कौन है, CPCB यहाँ पे, या फिर SPCB, या फिर IAA, ये हैं डिसीजन मेकर्स, स्पेशली IAA। सो क्योंकि फाइनल डिसीजन वही लेंगे कि प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है। समझ में आया होगा। अच्छा, अनसर्टेनिटीज शुड बी क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन EIA रिपोर्ट, यानी कि जो भी अनसर्टेनिटीज फ्यूचर में होंगी वो क्लियरली मेंशन रहनी चाहिए कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट किया, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे किलिंग होगी रैबिट्स की, जो भी एनिमल्स हैं, बियर्स की, लाइन्स की किलिंग होगी, तब हम ये अलाउ नहीं करेंगे। सो सभी अनसर्टेनिटीज इसमें मेंशन होनी चाहिए। फिर इसके बाद होगा रिव्यू ऑफ EIA। रिव्यू मतलब यहाँ पे जो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है ये देखेगी रिपोर्ट को कि जो रिपोर्ट आई इसको रिव्यू करेंगे कि रिपोर्ट ठीक है कि नहीं है। अच्छा, या फिर क्या क्या अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं। साथ ही में जो पब्लिक हियरिंग है इसको भी देखा जाएगा, यानी कि पब्लिक को भी डिसीजन मेकिंग में लिया जाएगा कि आप इस रिपोर्ट से खुश है कि नहीं है, क्या ये रिपोर्ट सही है कि नहीं है। सो ये है रिव्यू किसका,
EIA का। फिर लास्ट पे बनाया जाएगा क्या, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। इसी मैनेजमेंट प्लान के तहत अब फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है। दिस इज लास्ट पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। सो नेक्स्ट है, ये तो हो गए एलिमेंट्स, समझ में आए होंगे, इतने हमारे पास है एलिमेंट। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन डेटा, इम्पैक्ट एनालिसिस, फिर असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, मिटिगेशन मेजर्स, रिपोर्टिंग, रिव्यू ऑफ EIA, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। समझ में आया होगा। SSBIMR फॉर रेड, ऐसे आप याद रखना। स्क्रीनिंग, फिर हमारे पास स्कोपिंग, फिर बेसलाइन, अच्छा, फिर हमारे पास बेसिकली इम्पैक्ट एनालिसिस, I मतलब इम्पैक्ट एनालिसिस, फिर AM, मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिव्स, M मतलब मिटिगेशन, अच्छा, R रिपोर्टिंग, R फॉर रेड, फिर यहाँ पे रिव्यू, अच्छा, फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, एंड लास्ट पे आप लिख सकते हो फाइनली हमारा डिसीजन मेकिंग होगी, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। समझ में आया होगा। दीज आर दी एलिमेंट्स। EMP देखिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ये अलग क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का, 3 मार्क का। व्हाट इज EMP? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, बैटरी भी साथ में देखेंगे 14%। एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान इज अ डिटेल्ड प्लान एंड स्केड्यूल ऑफ मेजर्स नेसेसरी टू मिनिमाइज, मिटिगेट, एटसेट्रा, क्या एनी पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय द EIA। यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान ये फाइनल स्टेप होता है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे देखा जाएगा कि जो डिटेल्ड प्लान हमारे पास है या फिर स्केड्यूल है कि हम ये करना चाहते हैं, अच्छा, इज ए डिटेल्ड प्लान या फिर स्केड्यूल ऑफ मेजर्स नेसेसरी टू मिनिमाइज या मिटिगेट, जो इम्पैक्ट्स आ रहे थे या फिर इफेक्ट्स आ रहे थे प्रोजेक्ट के कारण, उनको हमें मिनिमाइज करना है या फिर मिटिगेट करना है। यानी कि जो भी इम्पैक्ट आएंगे इन्वायरमेंट के ऊपर, उनको कम करना है या फिर मिटिगेट करना है या फिर उनको ख़त्म करना है। ये बेसिकली अब लास्ट पे किया जाता है, किसके तहत, EMP के तहत, एक डिटेल्ड प्लान के तहत। वंस EIA हैज़ बीन डन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि जब हमने EIA ख़त्म किया, अब हवाले किया लोगों को मतलब जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है, उनको हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या किया, मतलब उनको दे दिया कि बेसिकली आप क्या करो, ये हमारा फाइनल रिपोर्ट है, ये हमारा EIA है, अब ये आपके हवाले है कि आप मतलब प्रोजेक्ट हमें करने दोगे या नहीं करने दोगे। फिर यहाँ पे जो IAA यानी कि इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी होंगी, वो देखेंगे क्या क्या इम्पैक्ट है, या फिर CPC भी देखेंगे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे once EIA has been done and significant impacts have been identified, it is necessary to prepare an EMP. जैसे ही हमने EIA ख़त्म किया एंड इम्पैक्ट आइडेंटिफाई किए, ये इम्पैक्ट होगा, अब नेसेसरी है कि हम क्या करें, EMP यहाँ पे बनाएं, एक मैनेजमेंट प्लान बनाएं। EMP should consist of set of mitigation, monitoring and institutional measures to be taken during the implementation and operation of the proposed project to eliminate adverse environmental impacts, offset them to reduce them to acceptable level। यानी कि EMP में क्या होना चाहिए, हमारे पास EMP में मिटिगेशन होना चाहिए, यानी कि जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कम कर सकते हैं, ऑप्शंस होने चाहिए। मॉनिटर, जो हमें देखना है, अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट हुआ, अब हमें मॉनिटर करना है इस प्रोजेक्ट को, ये कौन करेगा, ये काम बेसिकली IAA वाले करेंगे। पहले तो मिटिगेट करेंगे, इनको ऑप्शंस देंगे कि आप ये इसमें कम करो, फिर जब ये प्रोजेक्ट होगा स्टार्ट, इनको मॉनिटर करेंगे, एंड साथ ही में इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी उठाए जाएंगे EMP में। ये हमारे पास है EMP बेसिकली। EMP शुड आल्सो इंक्लूड द एक्शंस नीडेड टू इम्प्लीमेंट दीज मेजर्स, यानी कि जो मेजर्स आ रहे हैं यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट भी करना है। ये किसका काम है, EMP का। फाइनली नेक्स्ट है EIS, जो फाइनल रिपोर्ट अब तैयार हो जाएगी उसको बोला जाता है EIS। ये एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है, एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि फॉर एग्जांपल वाटर पे ये डैमेज हो सकता है, एयर ये डैमेज, सॉयल ये डैमेज, सभी चीज़ें, सभी इम्पैक्ट मेंशन किए जाते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट EIS।
So the final EIA report is referred to as EIS, Environment Impact Statement. जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसको हम बोलेंगे EIS. EIS provides documentation, देखिए, of the information and estimate derived from the various steps in EIA process. जो EIA प्रोसेस हमने किया वहाँ से एस्टिमेट हम लगाएंगे. किन का एस्टिमेट? बेसिकली इम्पैक्ट का एस्टिमेट, पैसों का नहीं, बेसिकली पहले इम्पैक्ट का एस्टिमेट कि कितने इम्पैक्ट आ सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये हमें देखना है. सो ये एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें मेंशन किया जाता है नेचुरल रिसोर्स पे इतना इम्पैक्ट, वाटर पे, एयर पे, पोल्यूशन इतना होगा, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं. इट डिस्क्राइब्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ए प्रपोजल प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट के यहाँ पे दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, समझ में आया होगा. The information in EIS provides decision makers with valuable information whether project is to be rejected or substantial modifications has to be made. यानी कि EIS फाइनल डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है जो आगे जाता है सभी एजेंसीज के पास, स्पेशली IAA के पास या फिर CPCB के पास जाएगा फाइनल डॉक्यूमेंट कि प्रपोनेंट ने ये चीज़ें प्रपोज की. फिर जो कंसल्टेंट या फिर इंजीनियर था, उन्होंने प्रपोनेंट के साथ मिलकर ये डॉक्यूमेंट बनाया, क्योंकि प्रपोनेंट ने अपना प्रपोजल रखा होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ. फिर जो कंसल्टेंट होगा, इंजीनियर होगा, इनका काम है कि वो देखें कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. जब उन्होंने देखे इम्पैक्ट ये होंगे, वो ये डॉक्यूमेंट किसके ये किनको देंगे, ये IAA वालों को देंगे या फिर CPCB वालों को देंगे. फिर ये डिसाइड करेंगे कि प्रोजेक्ट को अलाउ करना है या फिर नहीं अलाउ करना है, या फिर कोई मॉडिफिकेशन मत करनी है. समझ में आया होगा. सो द इंफॉर्मेशन इन EIS प्रोवाइड्स डिसीजन मेकर्स, वही जो फाइनल डिसीजन मेकर्स हैं IAA और CPCB, विद वैल्यूबल इंफॉर्मेशन वेदर प्रोजेक्ट हैज़ टू बी रिजेक्टेड, क्या प्रोजेक्ट को यहीं पे रोकना है या फिर सबस्टेंशियल मॉडिफिकेशन हैव टू बी मेड. समझ में आया होगा. लास्ट टॉपिक हियर इज EA, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग. EIS अभी हमने देखा, EMP हमने देखा, EIA हमने देखा, नाउ EA. EA इज इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग. इसका कॉन्सेप्ट कब आया? 1970s में. ओरिजिन कहाँ से हुआ? अगेन US से. इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग इज एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टूल. अच्छा, विच मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. बेसिकली यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को मेजर करते हैं ऑन द इन्वायरमेंट अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया. इनके जो इन्वायरमेंट में सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइक एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना होना चाहिए, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड इतना होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इतना होना चाहिए, वो हमारे पास हैं सेट स्टैंडर्ड्स. सो यहाँ पे एक टीम आ जाती है, इंजीनियर्स की टीम या फिर जो हमारे पास इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं इनकी टीम आ जाती है. यहाँ पे ये फैक्ट्रीज़ में आते हैं, इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, क्या ये जो फैक्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, क्या ये रूल्स के पैरेलल जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, या फिर रूल्स के अगेंस्ट जा रही हैं. इसी को हम बोलते हैं ऑडिटिंग. सो ये हो गया ऑडिटिंग. An environmental audit report comprise the effects of industries or organizations on environment in systematic and documented manner. फिर यहाँ से ये टीम आएगी, ये यहाँ पे चीज़ें नोट करेंगी, सभी चीज़ें यहाँ से ये नोट करके ले जाएंगे एक सिस्टमैटिक वे में, एंड एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे. फिर ये बताएंगे बेसिकली किनको, मतलब जो इनका डिपार्टमेंट होगा, आगे वाला डिपार्टमेंट, CPCB, SPCB, वटेवर जो भी आगे डिपार्टमेंट होगा हमारे पास, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो भी होगी, उन तक ये रिपोर्ट जाएगी कि ये फैक्ट्री जो है क्या ये चल रही है ठीक ठाक, या फिर ये इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है. फिर इसी हिसाब से इनके ऊपर पनिशमेंट या फिर जो भी लीगल काम होगा ये इनके ऊपर किया जाएगा. समझ में आया होगा. यही होती है ऑडिटिंग. इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग वाज ए रिजल्ट ऑफ कमिटमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21. जो इसका कॉन्सेप्ट आया ना इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग का, इंडिया की अगर हम बात करें, बेसिकली ये कहाँ से आया? एजेंडा 21 से. एंड इंडिया वाज बेसिकली फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहली कंट्री बनी जिसने मैंडेटरी बनाया किसको? इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग को. इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग एज मैंडेटरी प्रोसेस ऑन कब? 13 मार्च 1992. सो इन्होंने ये बनाया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ या फिर फैक्ट्रीज़, इनके लिए इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग क्या बनाई? नेसेसरी. क्यों? ताकि यहाँ पे चेकिंग हो कि क्या ये पोल्यूट तो नहीं कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, स्पेशली एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्योंकि ये जो होंगे ये फैक्ट्रीज़, यहाँ से बेसिकली एक तो धुआं भी उठेगा, यहाँ से एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा, कल को ये
ये चीज़ें डंप करेंगे कहाँ पे, सीज वगैरह में या फिर रिवर बॉडीज़ में। सो ये चीज़ें चेक होती है बार बार, यानी कि हर साल। एंड बेसिकली एक प्रॉपर टीम जाती है एंड वो सिस्टमैटिक वे में एंड एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है। एंड इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए एंड साथ ही में आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू ऑल। एंड मे बी अगर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग लेक्चर हुई हो, क्योंकि एक्चुअली आई एम नॉट प्रॉपरली फिट, यहाँ पे थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर कब, अभी 2 बज गए हैं रात के। एंड ये लेक्चर आपको जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।